Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 28th of August. So, students, in today's video lecture, we will look at analysis of three editorial articles. See, the first article pertains to GS paper 3 and topic is agriculture. See, this article is titled as Why Farmers Can't Find Enough Fertilizers This Kharif Season. See, the article focuses on the challenges faced by fertilizer industry of India as well as why farmers face this shortage of urea and other fertilizers. So let's begin. See, the article says that there are various reasons behind a shortage of fertilizers for farmers. First is higher demand. Okay, acreage under rice and maize increased from 7.5% to 12% रेस्पेक्टिवली. जो राइस और मेज की जो खेती होती है ना, मक्के की खेती, या इसमें जो डिमांड है ना यूरिया की, फर्टिलाइजर्स की, वो एक्सेसिवली बढ़ गई है, इसलिए शॉर्टफॉल आ रहा है. नेक्स्ट इज फॉलिंग इंपोर्ट्स. देखिए, इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स फॉर मीटिंग इट्स फर्टिलाइजर डिमांड्स. सो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, इसमें ना इंपोर्ट्स में डिक्लाइन आया है एज कंपेरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2024. Now, next is China cut exports drastically. India is excessively, dependent upon China to meet its fertilizers demand. तो चाइना ने भी अपने एक्सपोर्ट्स रिड्यूस कर दिए हैं. सो इंडिया के अंदर ये शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है. नाउ आई होप आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे अपने आंसर में लिखने के लिए कि अगर इंडिया के अंदर शॉर्टफॉल क्यों है फर्टिलाइजर्स का, या अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन आता है तो. Next is low stocks. Next point is low stocks. Urea stock down 57% as of August compared to last year. स्टॉक भी मेंटेन रखती है ना जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं. इस बार क्या है 2025 में दे हैव मेंटेन्ड लो स्टॉक्स. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. नेक्स्ट इज हाई कंजम्पशन. सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देर इज ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रेरियन इंडस्ट्रीज. तो उस ओवर यूज के कारण कंजम्पशन बढ़ता है. सो दिस रिजल्ट्स इनटू शॉर्टफॉल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ यूरिया. यूरिया सेल्स रोज 9% विस लास्ट ईयर. अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें ना तो इसकी जो खपत है यूरिया की, ये 9% इंक्रीज हुई है. सो द मेन स्टेट्स that are facing this problem are these: UP, Rajasthan, MP, Andhra, Telangana, Karnataka. Okay, तो आपको बस ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं दैट शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है. इसके लिए हमने देखा ग्लोबल फैक्टर्स को भी एज वेल एज डोमेस्टिक फैक्टर्स भी, कि हाई कंजम्पशन है, लो स्टॉक है, एज वेल एज इंपोर्ट्स भी रिड्यूस हो गए. Now, the prime question comes that why India is import dependent. India import dependent क्यों है? See, this is the main argument in this article. और यही आपको अपने इंटरव्यू के लिए एज वेल एज मेंस के लिए, ऐसे के लिए ये ध्यान रखना है. See, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है बिकॉज देर इज नो लोकल प्रोडक्शन. इंडिया में ना इंसेंटिव्स ही नहीं है कि लोकल प्रोडक्शन किया जाए फर्टिलाइजर्स का. 87% of potash is imported. You can see कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना खर्च होता है इस पे. नेक्स्ट इज डीएपी इंपोर्ट्स 10.38 मिलियन टन आउट ऑफ 21.12 मिलियन टन डिमांड्स. जो डीएपी आ रहा है ना हमारे यहाँ, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं. एज वेल एज फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया, इजराइल, बेलारूस, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया. आपको प्री के लिए भी ये याद रखना चाहिए कि विच आर द मेन कंट्रीज, या कौन कौन से कंट्री है जहां से इंडिया फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर रहा है. तो ये वो कंट्रीज हैं. ओके, बट मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया इज इंपोर्ट डिपेंडेंट बिकॉज देर इज नो लोकल प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स क्रिटिकल फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फॉस्फेट, रॉक, पोटास. अब इंडिया को ना रॉ मटेरियल की तो ज़रूरत पड़ेगी ना अगर आपको डोमेस्टिकली फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करना है तो. सो हम इसलिए इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं. हमारे यहाँ
फोस्फेट रॉक, पोटेस जो है वो इतना अबेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है कि हम हर सेक्टर की डिमांड को फुलफिल कर सकें। नाउ देर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल एनोमलीज इन द पॉलिसी ऑल्सो। अब गवर्नमेंट की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और यूरिया को लेके पॉलिसी है ना, इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन्स सम वीकनेसेस। फर्स्ट इज प्राइस कंट्रोल। जो यूरिया के रिटेल प्राइसेस हैं दे आर फिक्स्ड एट 240 रुपीज पर बैग, while cost of production is 2600. So this results into overuse of urea as well as soil health decline. अब जो प्राइस कंट्रोल है ना यूरिया का, वो गवर्नमेंट करती है। फार्मर्स को तो ये इस प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है, वेयर एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आती है। सो फार्मर्स को जब वो इतने चीप रेट पे मिल जाएगा ना, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दे यूज इट इन एक्सेसिव अमाउंट। सो वो क्या करता है, हमारी सोयल हेल्थ को भी खराब कर रहा है। सोयल भी खराब होती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे डिप्लीट, ओवर यूज होता है उसका, ठीक है ना। अब जब ये इतना सस्ता है तो एग्रीकल्चर के साथ साथ आपकी पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्री भी यूज़ करती है यूरिया को। केमिकल इंडस्ट्री तो यूज़ करेगी कुछ अपनी प्रोसेसेस में, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है पेपर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, फूड इंडस्ट्री में भी यूरिया यूज़ हो रहा है फॉर पैकेजिंग पर्पस, ओके। और इतना सस्ता मिलेगा तो ओवर यूज़ होगा ही। सो प्राइस कंट्रोल पे ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को कि कुछ बैलेंस किया जाए ताकि ये जो ओवर यूज़ है ना इसको कर्ब किया जा सके। सो एक ये प्रॉब्लम है करंट पॉलिसी की, प्राइस कंट्रोल इज नॉट इट इज कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट rational. Next is subsidy burden. In the financial year 2025, government allocated 1.9 lakh crore rupees for for ensuring availability of fertilizers and urea and DAP. ये देखिए आप कितना फाइनेंशियल और फिस्कल स्ट्रेस है गवर्नमेंट के ऊपर। तो आप ध्यान रखिए, ये भी एक करंट पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट रिवाइज करे, इसकी शॉर्ट कमिंग्स को एड्रेस करे ना, अगर प्राइस कंट्रोल को ठीक कर दिया जाए तो यहाँ से जो हमारा बजटरी स्पेंडिंग है ना वो रिड्यूस हो सकती है। उस पैसे को गवर्नमेंट और दूसरे एग्रीकल्चर के जो काम है वहाँ पे लगा सकती है। नेक्स्ट इज देयर इज स्क्यूड प्रोडक्शन. Companies prefer producing subsidized fertilizers leading to imbalance. See, there is imbalance because government subsidy दे भी रही है ना, तो वो डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं कंपनीज को दे रही है, तो कंपनीज मार्केट स्ट्रेटेजी की तरफ तो फोकस कर नहीं पाती। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन जो हो रहा है ना दैट रिमेन्स स्क्यूड, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं हो पाता, वो कम रहता है। कंपनीज बस उनको सब्सिडी मिल ही रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी है, एक तरीके का अपना प्रॉफिट बना लेती हैं, तो बस ज़्यादा फिर अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज नहीं करती वो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इन प्रेजेंट पॉलिसीज, देर इज प्रोक्योरमेंट वोल्टेलिटी. ग्लोबल DAP प्राइसेस अप 23% सिंस अप्रैल 2025. ग्लोबल लेवल पे यूरिया के जो प्राइसेस है ना 23% बढ़ गए। बट क्या आपने अपनी इस पॉलिसी के अंदर कोई चेंज किया कि कैसे प्राइस कंट्रोल्स को इंडिया के अंदर भी रेगुलेट करेंगे हम? नो. सो दैट्स वाई दिस फर्टिलाइजर सेक्टर और इंडस्ट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम्स. तो अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा सो दैट फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डोमेस्टिकली अवेलेबल भी रहें एज वेल एज उनका हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन भी कर पाएं. सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. गवर्नमेंट को एंश्योर करे कि जो सब्सिडी है ना वो डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट्स में जाए, सो दैट देर आर नो डाइवर्जेंस एज वेल एज इफिशियंट यूज हो. अभी गवर्नमेंट कंपनीज को दे रही है सब्सिडी, क्यों ना आप फार्मर्स को ही डायरेक्टली दीजिए हर जगह पे. तो इससे क्या है, जो मिस यूज हो रहा है ना पैसे का उसको कर्ब किया जा सकेगा, एज वेल एज गवर्नमेंट का जो फिस्कल स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा. तो आप ये पॉइंट लिखेंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंश्योर करिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का इंप्रूवमेंट करना है, फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी एंश्योर करनी है तो. नेक्स्ट इज लिबरलाइज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. सी दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये तो आपको अपने आंसर में लिखना ही है. दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज हैवीली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट.
अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं ना तो वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है इसको, फर्टिलाइजर्स को। देर आर नो प्राइवेट प्लेयर्स इन फर्टिलाइजर्स। तो देखिए रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल कितना है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं इसका, तो वो कंपनी प्रॉफिट पे फोकस क्यों करेगी, क्यों इंसेंटिव आएगा उसके पास। सो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, डी कंट्रोल प्रोडक्शन एंड प्राइसेस, एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जो गवर्नमेंट जो प्राइस को कंट्रोल किए हुए है ना इस प्रोडक्शन प्रोसेस को, इसको डी कंट्रोल करना होगा। आप इस इंडस्ट्री को भी लिबरलाइज करिए, अलाउ अदर मार्केट प्लेयर्स कि वो यहाँ पे आए, एफडीआई आएगा आपकी इकोनॉमी में, है ना। तो क्या होगा, फर्टिलाइजर्स की जो शॉर्टेज है वो फिर रहेगी नहीं इन फ्यूचर, तो लिबरलाइज कर दीजिए आप इसको। ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि डीबीटी दीजिए एज वेल एज लिबरलाइज करिए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स फॉर सोयल स्पेसिफिक नीड्स। अगर आपको फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है, एग्रीरियन प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, तो क्या करिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करिए कि ये अवेलेबल हों हमारी सोयल के अंदर, एज वेल एज जो फर्टिलाइजर्स आप बेच रहे हैं ना उनको कस्टमाइज्ड करके बेचिए। कस्टमाइज्ड यानी कि फॉर एग्जांपल जो खेत हैं, आपकी जो लैंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में एलुवियल सोयल है, तो उस सोयल को कैसे फर्टिलाइजर सूट होंगे उस हिसाब से आपको कस्टमाइज करके बेचिए उसको, टेलर मेड अप्रोच के साथ। वेर एज जो महाराष्ट्र का जो रीजन है ना, डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पे ब्लैक सोयल है, तो वहाँ किस तरीके के फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, इस तरीके से भी आप फर्टिलाइजर्स का यूज करना बताइए। तो ना सही तरीके से फर्टिलाइजर्स यूज करना सीखेंगे लोग और ओवर यूज या ओवर कंजम्पशन नहीं होगा, सो शॉर्टफॉल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एग्रीमेंट्स फॉर स्टेबिलिटी इन सप्लाई। हमने ऊपर देखा ना दैट इंडिया इंपोर्ट्स फर्टिलाइजर्स फ्रॉम रसिया, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, तो आप उनसे ना लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर लीजिए ताकि सप्लाई चेन कंटिन्यू रहे, है ना। सप्लाई चेन्स के अंदर बोटल नेक्स नहीं आएंगे तो आपके फार्मर्स को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्टिलाइजर्स को सिक्योर करने के लिए। सो जब फर्टिलाइजर उनके पास अवेलेबल होगा तो देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, अच्छी मात्रा में क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी हमारे यहाँ। देन दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंस, मेक इन इंडिया की बात करते हो तो इस पर भी फोकस करिए। प्रमोट सेल्फ सफिशियंसी बाय रैम्पिंग अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड माइनिंग ऑफ रॉ मटीरियल्स। भाई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिए ना आप, डोमेस्टिक लेवल पे तो आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज वेरी माइनस्क्यूल, कुछ है ही नहीं वो, तो उसको बढ़ाइए। आप कंपनीज को इंसेंटिव दीजिए कि वो प्रोड्यूस करें, एज वेल एज जो रॉ मटेरियल है हमने देखा है दैट रॉक फॉस्फेट, पोटास, ये भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया के पास अरावली जो रीजन है, अरावली माउंटेन्स है, वहाँ पे ये हैं पोटेशियम पोटास, फॉस्फेट, ये सब अवेलेबल है, तो आप उसको माइन करिए प्रॉपरली। तो इससे आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर्स का दैट विल सी अ राइज। ओके, तो ये सारे आप सजेस्ट कर सकते थे इस आर्टिकल के थ्रू कि कैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ठीक किया जा सकता है इंडिया के अंदर, एज वेल एज हमने देख ली कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो आई होप आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे अपने GS3 के पेपर के लिए। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन योर आंसर्स, है ना। और हर बार फार्मर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इससे 2 क्वेश्चन GS पेपर में आते ही आते हैं। वन इज़ 10 मार्कर एंड द अदर वन इज़ 15 मार्कर। सो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा होगी इन पॉइंट से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज टाइटल्ड एज एडिक्शन नोट प्ले। ओके, आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे दैट गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन बैटिंग एप्स थी, पैसा लगाते थे लोग, Dream11, My11 सर्किल एंड ऑल दीज बेटा, सो गवर्नमेंट हैज़ पास्ड ए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क और बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो
experts are saying that it is very good, not from economic perspective but also from psychological perspective. लोग पैसा गंवाने लग गए थे, है ना, लोगों के अंदर बुरी लत लग गई थी इकोनॉमिकली, तो वो देर वॉज इकोनॉमिक मेल्ट डाउन ऑल्सो, हाउस होल्ड लेवल पे इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो रहा था, फाइनेंशियल डिजास्टर आ रहे थे, लोग मतलब जुआ खेलने लग गए थे ऑनलाइन, तो ये बैन किया है। एज वेल एज इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी थी, जब फाइनेंस नहीं था तो वॉयलेंस होता था लोगों के हाउस होल्ड्स में, है ना, भाई मेंटल स्ट्रेस होगा, पैसा नहीं है तो ये सारी बातें की गई हैं। सी द आर्टिकल सेज दैट ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ना, इट इज़ नॉट मेयरली अ रेगुलेटरी और इकोनॉमिक इशू। इसको आपको रेगुलेट कर रहे हो आप इसको, ये केवल एक इकोनॉमिक इशू ही नहीं है, इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। एज आई टोल्ड यू ना, देर इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन द कंट्री कि लोग एडिक्ट हो रहे हैं इन एप्स के साइकोलॉजिकली भी। सो इट्स अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, क्योंकि it has significant implications for the mental well-being of children and adolescents. Now we will see how, what are the risks associated with these. Gambling like design, variable reward, immersive loops. रिस्क ये है, सबसे बड़ा रिस्क है कि इन एप्स पे गैम्बलिंग चलती थी, ऑनलाइन गेमिंग एप्स पे। तो लोग क्या थे, मैंने 100 रुपये लगाए, आई पुट 100 रुपीज़, आई इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ एंड इफ आई वोन, मेरे को ग्रीड आएगा कि मैं और 100 लगाता हूँ, और अगर मैं हार गया तो मैं उनको कंपनसेट करने के लिए और पैसा लगाऊंगा। सो ये जो एक इमर्सिव लूप है ना, उसके अंदर लोग फंस जाते हैं। पीपल गेट देमसेल्व्स एंटेंगल्ड इन दैट इमर्सिव लूप, और फिर वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क था। नेक्स्ट इज एडिक्शन सिम्टम्स, फॉलिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे पढ़ी नहीं रहे हैं। ठीक, देख रहे हो आप, मतलब आर्टिकल में भी ये बात आ गई है कि स्कूल के अंदर भी अपने स्मार्टफोन लेके जाते हैं एंड दे वॉच मैचेस एज वेल एज बिकम प्रोन टू दिस गैम्बलिंग थिंग। सो देर इज इमोशनल डिस्ट्रेस, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो। WHO भी क्या बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, दैट इंडिया के अंदर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है ना, उसकी वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ है फैमिली के अंदर, एज वेल एज उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, ओबेसिटी लेवल है, फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं वो। तो ये सारा इंडिया की जो हेल्थ इकोनॉमी है उस पर बर्डन क्रिएट कर रहा है। फैमिलीज फेस कन्फ्लिक्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट। सी, इसको आप बोल सकते हो इरोजन ऑफ अफेक्शन इकोनॉमी, अफेक्शन इकोनॉमी। सी, दिस इज अ न्यू कीवर्ड, अफेक्शन इकोनॉमी प्लस सोशल कैपिटल। जब आप इन टर्म्स को अपने आंसर में डालोगे ना, अफेक्शन इकोनॉमी, सोशल कैपिटल, these economies are facing backlash because of such ऑनलाइन गैम्बिंग प्लेटफॉर्म्स, तो आपका आंसर अच्छा बनता है। मैंने आपको बताया फैमिलीज कन्फ्लिक्ट फेस करेंगी जब फाइनेंशियल लॉस होगा, तो ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट, परिवार के लोग परिवार से बात नहीं कर रहे हैं, बस पैसा लगाए जा रहे हैं, तो इरोजन ऑफ सोशल ट्रस्ट, अफेक्शन इकोनॉमी का ब्रेक डाउन हो रहा है। दैट्स वाई दिस बैन वॉज इन डिमांड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बैन आ गया है। नाउ दिस बैन इज अ प्रिवेंटिव टूल when counseling therapy alone is insufficient। जब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इनसफिशियंट हो गई थी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को इंडिया के अंदर तो मतलब लोग टैबू मानते हैं कि अरे पीपल विल से कि ही हैज़ गॉन क्रेजी, तो मैं क्यों साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लूँ। इसलिए दिस मूव ऑफ गवर्नमेंट इज अ गेम चेंजर। ठीक है, ये पास कर दिया, ये बिल आपने बैन कर दिया। देन इमीडिएट रिलीफ, इट रिड्यूसेस एक्सपोजर एंड फाइनेंशियल बर्डन। ये हम बात कर रहे हैं ना, अब गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया है, तो डेफिनेटली जो पीपल हैं दे विल नॉट एंड अप वेस्टिंग देयर मनी, उनके ऊपर अब उनका फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर आर लिमिटेशंस ऑफ दिस बैन ऑल्सो। चिल्ड्रन में फाइंड ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर पबजी बैन हुआ, जो चिल्ड्रन है इंडिया के उन्होंने कोई नया गेम देख लिया कुछ वैसा ही। सो देर इज प्रोबेबिलिटी कि ऑनलाइन कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ढूंढ ले बच्चे, एंड दिस बिल डज नॉट एड्रेस अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना,
उनके ऊपर अभी ये जो ऑनलाइन गेमिंग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आया है ये इनकी बात नहीं करता। इकोनॉमिकली तो आपने बंद कर दिया है उनको। सो व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स जो गवर्नमेंट ले सकती थी या इन फ्यूचर टाइम्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए? सी, फर्स्ट इज स्कूल बेस्ड स्क्रीनिंग्स फॉर अर्ली डिटेक्शन। आप स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग करवा सकते हैं मैंडेटरीली कि जो बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा, जो बच्चे स्क्रीन टाइम मतलब जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जो स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको डिटेक्ट करिए, उनके बिहेवियर के अंदर आप बिहेवियरल चेंजेस लेके आइए, उनको समझाइए। आप एक ये कर सकते हो। यही बात आ गई है इस पॉइंट में भी, चाइल्ड फ्रेंडली काउंसलिंग सर्विसेज, काउंसलिंग करवाइए आप। नेक्स्ट इज पेरेंटल टीचर ट्रेनिंग टू आइडेंटिफाई वार्निंग साइंस। आप ना वर्कशॉप्स लगवाइए सोसाइटीज़ में या शहर में किसी जगह पे, है ना, या टाउन्स में, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर आइडेंटिफाई कर सकें कि वार्निंग साइंस क्या है, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं विच कैन बी आइडेंटिफाइड एट द अर्लीस्ट स्टेज। एंड अवेयरनेस कैंपेन चलाइए फॉर सेफ डिजिटल यूज़। स्मार्टफोन्स का जो सेफ डिजिटल यूज़ है वो चलाइए। अवेयरनेस कैंपेन, ऐसे ऐप डेवलप करवाइए आप कि फ़ोन लॉक हो जाए आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब एक्सेसिव यूज़ हो रहा है मोबाइल फ़ोन का, तो केवल बस फ़ोन कर सकें, उसमें एक ऐसा सिस्टम ओपन रहे। आप ऐसा भी टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेशन विद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ना गवर्नमेंट का, आप इन सभी चीज़ों को इससे इंटीग्रेट करिए, इस पूरे मिशन से। देन डेफिनेटली इट विल यील्ड बेटर रिजल्ट्स, बेटर आउटकम्स। नाउ आगे और क्या कर सकती है गवर्नमेंट या सोसाइटी एज ए होल? एक बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिए। रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैं, इनको आप और अच्छे से बनाइए। फॉर एग्जांपल, अभी आपने केवल बैन किया है साइकोलॉजिकल वेलबींग और उन वल्नरेबिलिटी जो है, साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, उस पर तो फोकस ही नहीं हुआ है। बिहेवियरल हेल्थ सपोर्ट, बिहेवियरल हेल्थ सपोर्ट लेके आइए। ये जो पॉइंट्स है ना, आपको अपने आंसर में ड्रॉप करने हैं, ऑल दीज कीवर्ड्स। देन बिल्ड डिजिटल रिजिलियंस थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स। सेम थिंग आ गई है कि क्या करना है, एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करिए। एंड ट्रीट द इश्यू विद एम्पैथी, नॉट जस्ट प्रोहिबिशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आवर सोसाइटी इज विटनेसिंग अ शार्प डाउनफॉल इन सोशल कैपिटल और अफेक्शन इकोनॉमी इज ऑल्सो बीइंग इरोडेड। तो आप क्या है, ऐसे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको एम्पैथी से ट्रीट करिए। केवल आपने रोक लगा दी ना, ये एक एक्सट्रीम मेजर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स को समझिए। सो ऑल दीज पॉइंट्स, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 मार्कर आ सकता है इस पे, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। एंड दिस यू कैन राइट सच अ कंक्लूजन कि ए बैन ऑन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में बी नेसेसरी। बिल्कुल इट वॉज डिज़ायरेबल, बट लास्टिंग सॉल्यूशंस किस में है? आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी एड्रेस करें। और इंडिया का जो यूथ है ना, it need protection from harmful platforms as well as it also needs psychological care, supportive ecosystem भी चाहिए, so that आज की जो डिजिटल एज है उसके अंदर यूथ सर्वाइव कर सके। सो दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। इस आर्टिकल में यही सारी बातें थी, ठीक है ना। तो अगर 10 मार्कर क्वेश्चन आता है, सो आई वॉन्ट यू गाइज कि यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। डेफिनेटली ये पॉइंट्स, ये कीवर्ड्स आर गोना हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। Now, moving on to the next article, this is again related to cyberspace. This article, pertains to GS paper 3 and आपका जो टॉपिक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, चैलेंजेस इन साइबर गवर्नेंस, उसके लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो आर्टिकल है, इट केम इन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, 28 अगस्त का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पे आया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट 15 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स बिगिन। सी, रिसेंटली हुआ क्या है, इन लास्ट ईयर 2024 में यूनाइटेड नेशंस लॉन्च्ड दिस मैकेनिज्म, यूएन ग्लोबल मैकेनिज्म, वाई फॉर गवर्निंग साइबर स्पेस। ये ग्लोबल मैकेनिज्म आया है ना, ये साइबर स्पेस को गवर्न करेगा। नाउ व्हाट इज साइबर स्पेस? भाई साइबर स्पेस क्या है? जो इंटरनेट हम और आप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज साइबर स्पेस। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दिस इज साइबर स्पेस।
सो यूएन ग्लोबल मैकेनिज्म साइबर स्पेस को गवर्न करने के लिए आ रहा है, एंड इट मार्क्स अ माइलस्टोन इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन साइबर गवर्नेंस. It seeks to ensure responsible state behavior, capacity building and inclusivity in the digital domain. जो डिजिटल डोमेन है ना, उसके अंदर ये कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा एज वेल एज स्टेट के बिहेवियर को ये इंश्योर करेगा कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो रिस्पॉन्सिबल हो अगर डिजिटल डोमेन में कोई भी चैलेंज आता है ना. तो आपको प्रीलिम्स के लिए एक तो ये याद रखना है यूएन ग्लोबल मैकेनिज्म क्या है. ये फोकस करता है साइबर स्पेस को रेगुलेट करने पे, एंड ये जुलाई 2024 में अडॉप्ट किया गया. नाउ अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं. दैट ये ना काफ़ी लंबे समय से इसकी बात चलती आ रही थी, कि पिछले 30 सालों से बात चल रही थी. एंड दिस मैकेनिज्म इज बिल्ट ऑन ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप कंसेंसस. ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप कंसेंसस मीन्स गवर्नमेंट के भी लोग हैं, एनजीओज के भी लोग हैं, है ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं टेक्नोलॉजी की, फेसबुक, यूट्यूब, उनके भी लोग हैं. इन सब ने मिलकर ये ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस बनाया है. ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस. अब ये करेगा क्या? इट विल एंश्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस. जो नेशन स्टेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें. A couple of years ago, you might have heard about these Pegasus software. It was snooping on a people's phone. तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था कि Pegasus जो है ना, फ़ोन का डेटा निकाल लेता है. बट अब हमारे पास ये मैकेनिज्म है बैक्ड बाय यूएन, ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस. तो इससे क्या होगा? इससे स्टेट्स का जो बिहेवियर है ना, उसको रेगुलेट किया जा सकेगा. अब एक स्टेट जो है वो एक ऐसा स्टेट नहीं बनेगा जो लोगों की प्राइवेट लाइव्स जो हैं उनके ऊपर भी एनक्रोच कर रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड मूव. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेशन. नाउ दिस ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस इज बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ गया है. इट विल बिल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स स्किल्स प्लस जो नॉलेज बेस है वो इंक्रीज करेगा ये मैकेनिज्म. किसका? इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि वो किस तरीके से सिक्योर रह सकते हैं इन दिस डिजिटल एज एंड हाउ कैन दे सेफगार्ड देयर डेटा. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. अब ये जो ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस आया है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए भी एश्योर करता है. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होते हैं? ऑल दोज मेजर्स जो ट्रस्ट इंक्रीज करते हैं एज वेल एज टेंशन जो है ना उसको डिक्रीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी सी कंट्रीज के बीच में ना टेक्नोलॉजी को लेके भी ना इश्यूज आ जाते हैं. आपने देखा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि इंडिया डिमांड करता है या यूएस डिमांड करता है चाइना से कि आप हमें एक्सेस दीजिए आपकी एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी का, जहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी की मदद से ना एक वो किया है, एक वायरस बना दिया, या आपने अपनी किसी एक लेबोरेटरी में, कंप्यूटर लेबोरेटरी में एक ऐसा रैंसमवेयर बना दिया है दैट इज़ हार्मिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इन सब चीज़ों को लेके जो मिसट्रस्ट है कंट्रीज़ के बीच में, वो मिसट्रस्ट अब ट्रस्ट में बदलेगा एंड टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू दीज विल विटनेस ए शार्प डाउन टर्न, वो भी कम होंगी. सो ये इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं. इन चीज़ों को माना जा रहा है कि ये एड्रेस करेगा. नाउ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? एज आई हैव टोल्ड यू दैट साइबर थ्रेट्स ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज. जो साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं ना, ये कोई एक नेशन के अंदर तो आते नहीं है. वी ऑल नो, कई बार फॉरेन से भी कॉल आ जाता है हमारे पास फाइनेंशियल स्कैम करने के लिए, है ना. देर आर मैनी कॉनमेंस जो साइबर थ्रेट्स करते हैं. सो हमें ज़रूरत थी ऐसे ग्लोबल कोऑपरेशन की. नेक्स्ट इज देर आर शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज विच क्रिएट इंसेंटिव फॉर कोलेबोरेशन अमंग राइवल्स. अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस और रसिया, चाहे अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन एवरी कंट्री इज वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट्स. तो बिल्कुल ये जो ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस है, इट वॉज डिजायरेबल. तो सही हुआ ये आ गया है. तो नाउ आपने ना ए कपल ऑफ ईयर्स अगो ये सुना होगा दैट WannaCry
है ना, इटर्नल ब्लू एंड पेटिया, ये इनका नाम सुना होगा। दीज ऑल आर रैनसमवेयर, ये कंप्यूटर के एक तरीके से वायरस हैं, जैसे पिगेसस था वैसे ही, जो डेटा निकाल लेते हैं, है ना। दे इंडल्ज इन डेटा थेफ्ट। तो एवरी कंट्री इज फेसिंग चैलेंजेस, उनकी डिजिटल सोवरेनिटी पे खतरा आता है। सो इसलिए ये फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज, ये वो बात आएगी, इट एंश्योर्स डिजिटल सोवरेनिटी वाइल रेस्पेक्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। व्हाट इज डिजिटल सोवरेनिटी? सिंपली मीन्स दैट एक कंट्री का जो डेटा है वो उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो कंट्री फ्री है अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज वो अपना डेटा किसी को नहीं दे रहा है। दैट इज डिजिटल सोवरेनिटी. And another important point of this mechanism is that it helps in addressing digital divide between developed and developing countries. ये डिजिटल डिवाइड भी एड्रेस करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के मध्य. ओके, अब यूएसए है डेवलप्ड कंट्री, whereas India is a developing country, Sri-Lanka is a developing countries. अब इन कंट्रीज के बीच में जब इतना बड़ा मैकेनिज्म आ गया है जो साइबर स्पेस को गवर्न करेगा, देन इट विल डेफिनेटली ब्रिज द कास्म बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. उनमें जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो रिड्यूस होगा. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स इज इंडिया का रोल और स्ट्रेंथ क्या है आज की डिजिटल एज में, और जो ये यूएन बैक्ड ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस आया है, हाउ इट लेवरेजेस इंडियाज स्ट्रेंथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मेजर टेक पावर विद स्ट्रॉन्ग सेक्टर. अब देखिए, आपने ना आज से 8-10 साल पहले सुना होगा, देयर वाज दिस इंसिडेंट कैम्ब्रिज एनालिटिका इंसिडेंट, जिसमें था दैट फेसबुक कंपनी के ऊपर एलिगेशंस थे दैट इट मैनिपुलेटेड द इलेक्टोरल बेस ऑफ सम कंट्रीज, और इलेक्टोरल आउटकम्स ही बदलवा दिए हैं उसने कैंपेन कर करके. तो इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और अगर ऐसा साइबर स्पेस आया है ना, तो अब इलेक्टोरल आउटकम्स भी सिक्योर होंगे. फिर इंडिया का जो सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर या गुड़गांव में बड़ी एमएनसीज हैं, वो टेक पावर जो है, टेक इंडस्ट्रीज हैं, वो भी सिक्योर रहेंगी. सो इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आधार, यूपीआई, डीपीआई इनिशिएटिव्स, ये हमारे सब सिक्योर रहेंगे. एज वेल एज अब जब ये सिक्योर रहेंगे तो इंडिया ऑलरेडी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे नामीबिया को अपना यूपीआई दे चुका है, आप लीजिए, है ना. ऐसे हम और कंट्रीज को भी दे सकेंगे. ये सारी चीज़ें जो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारा, ये सब सिक्योर रहेगा. तो इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ी रही है. नेक्स्ट इज फ्रगल इनोवेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक मॉडल फॉर ग्लोबल साउथ. हम ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लोबल साउथ के लीडर बन सकते हैं. ऑलरेडी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम इकोनॉमिक एड देते हैं, वैक्सीन देते हैं, कोविड क्राइसिस आता है तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को. जब ऐसा मैकेनिज्म आ गया है साइबर स्पेस में, तो हम उनकी साइबर स्पेस में भी हेल्प कर सकेंगे विद द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट इंडिया पोजेस और दैट विद विच इट इज़ इक्विप्ड विद. एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, IITs, ट्रेनिंग प्रोग्राम, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, ये हमारी स्ट्रेंथन होंगी, है ना. नाउ कंसिस्टेंटली आर्कुलेटेड ग्लोबल साउथ्स कंसर्न. अब ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, रवांडा, केनिया ना, वहाँ ना इंटरनेट एक्सेस, इंक्लूसिविटी, टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, टेक ट्रांसफ़र ऑनलाइन, तो ये सारे इश्यूज भी एड्रेस होंगे. नाउ जो डिजिटल गवर्नेंस है, इट विल बिकम ट्रस्टेबल एज वेल एज क्रेडिबल. जब ऐसा डाटा आ गया है तो सिटीजन्स को भी डर रहता है ना कि आर प्राइवेसी इज बीइंग अंडरमाइंड और इरोडेड, तो उनका भी ट्रस्ट बढ़ेगा. तो जो डिजिटल इकोसिस्टम है इंडिया का या ग्लोबल लेवल पे बोल दीजिए, इट विल बिकम मोर क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी. बट स्टिल देर आर चैलेंजेस इन ग्लोबल साइबर गवर्नेंस, जो अभी वर्ल्ड कम्युनिटी को लार्ज स्केल पे एड्रेस करने होंगे. देर इज डिजिटल डिवाइड. इंडिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर जो इंटरनेट है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ इंटरनेट इन घाना और इरिट्रिया. सो देर इज दिस अनइक्वल एक्सेस टू टेक, देर इज डिवाइड ऑफ टेक्नोलॉजी. एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग परपेट्रेटर्स ऑफ साइबर अटैक्स इज पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स. सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना ने कोई भी साइबर अटैक करवा दिया इंडिया के
फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नो डाउट आपके पास ये फ्रेमवर्क आ गया है, बट अब चाइना कोलेबरेट या कंप्लाई करके नहीं चल रहा है इंडिया के साथ। इट इज सेइंग दैट हमने नहीं किया है, इट इज विलफुली डिनाइंग। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएंगी अगर ये बाइंडिंग नहीं है तो। जियो पोलिटिकल टेंशंस भी हैं, रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस। अब यूएस और रसिया के बीच में मान लीजिए, वी ऑल नो दैट देर आर टेंशंस, है ना। सो यूएस चाइना के बीच में टेंशंस हैं, तो हो सकता है वो इस ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस को माने ही ना इन टाइम्स ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। तो ये भी एक है। नेक्स्ट इज इम्प्यूनिटी अक्रॉस बॉर्डर्स, साइबर क्राइम नॉट कन्फाइंड बाय ज्योग्राफी। जो ये साइबर क्राइम है ना, ये ज्योग्राफी से तो लिमिटेड है नहीं कि बस एशिया कॉन्टिनेंट में ही रहेगा, और वेदर इट विल रिमेन कन्फाइंड टू साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, ये कहीं भी हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है ग्लोबल साइबर गवर्नेंस का। सो देर इज अ नीड फॉर बिहेवियरल चेंज, नॉर्म्स मस्ट ट्रांसलेट इनटू स्टेट प्रैक्टिस। इसका सिंपल मतलब है, आप जब ये ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर गवर्नेंस लेके आए ना, देन इम्प्लीमेंट इट इन वर्ड एंड स्पिरिट, ठीक है ना। पूरे तरीके से इसको ना अच्छी स्पिरिट से इसको मतलब इम्प्लीमेंट करिए, ये बात है इसका। नेक्स्ट इज इंडिया को तो ये ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर फ्रेमवर्क है, इसके पोटेंशियल को टैप करना होगा इन ऑर्डर टू गेन डिप्लोमेटिक एडवांटेज, अपना डिप्लोमेटिक वेट बढ़ाने के लिए, टेक कैपेबिलिटी एंश्योर करने के लिए। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी इंडिया क्या बोल सकते हैं, उसको भी मतलब कैश इन कर सकता है अपनी एडवांटेज में। प्रमोट इंक्लूसिव बैलेंस्ड गवर्नेंस टू अवॉइड जियोपॉलिटिकल एक्सक्लूजन। आप ना साइबर स्पेस में जाके ये सारी चीज़ें एंश्योर कर सकते हैं और जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस रिड्यूस होंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग एनकरेज करिए फॉर डेवलपिंग नेशंस। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब स्किल और नॉलेज बेस बढ़ाइए उनका, वहाँ पे लोगों का। जब भी ऐसे जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा एडवांटेजियस प्रूव होंगे फॉर मैनकाइंड। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स वाइल रेस्पेक्टिंग सोवरेनिटी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाइए। देखिए, टिल नाउ देर इज दिस बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। बुडापेस्ट कन्वेंशन है अभी तक, जिसके सभी कंट्रीज, इवन इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू इट। तो अब ये जो यूएन ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस आया है, तो अगर इंडिया इसकी पार्टी है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कोऑपरेशन मजबूत होगा, साइबर थ्रेट्स रिड्यूस होंगे। एज वेल एज AI समिट्स जो हो रहे हैं या G20 समिट हो रहे हैं, वहाँ पे भी आप इनको एनकरेज करिए, कंट्रीज़ को बोलिए कि आप ये जो ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस है इसे अडॉप्ट करें, इसके चार्टर को फॉलो करें। देन डेफिनेटली साइबर थ्रेट्स जो हैं डिजिटल एज में दे विल बी डेल्ट विद, दे विल बी कर्ब्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आर्टिकल कम्स टू एन एंड। अब देखिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने कितने कीवर्ड्स देखे हैं यहाँ पे, एज वेल एज ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके डायरेक्टली, आपका जो सिलेबस है ना साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, उससे जुड़ा हुआ है। कई बार तो होता है कि कुछ चीज़ें सिलेबस में डायरेक्टली टर्म्स ही नहीं है, साइबर सिक्योरिटी तो डायरेक्टली आपके सिलेबस में है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 15 मार्कर या 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाए और प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए इसके बारे में, ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर स्पेस। सो आई वॉन्ट यू गाइज to remember all these keywords and facts to strengthen your answer writing skills. Okay, so students, अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।